साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि पर्यावरण पारिस्थितिकी जो चित्रात्मक पुस्तक है इसको यहाँ पर देखेंगे। यह आपके सभी वनडे एग्जाम में, जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम लोग पर्यावरण, धारणीय या सतत विकास, जैव भू रासायनिक चक्र, इन 3 सेक्शन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण एवं सतत विकास के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण को देखेंगे। पर्यावरण जो शब्द है ये क्या क्या दर्शाता है? तो यह जो है हमारे रहने वाले प्रदेश की जो परिवेश है उसकी परिवेश की समग्रता को दर्शाने का कार्य करता है पर्यावरण। पर्यावरण का यदि शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे परि धन आवरण। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जीवों को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण, वही क्या होगा? पर्यावरण कहलाएगा। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण क्या है? किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। वहीं यदि पर्यावरण से अभिप्राय को देखें तो आप इसको 3 रूपों में समझ सकते हैं। पहला है संपूर्ण दशाओं का योग जो मनुष्यों को एक समय बिंदु पर घेरे हुए वो पर्यावरण है। इसी प्रकार से अंतः संबंधित होने वाली जैविक, भौतिक, सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था पर्यावरण है। और वहीं जल, वायु, भूमि, पौधे व पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर उपस्थित है वह क्या है? पर्यावरण है। यदि आप सामान्य परिभाषा इसकी देखें पर्यावरण की तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जो जीव जंतुओं का समूह जो है वो हमारे चारों ओर है। जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? वो हमारा पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो आधारभूत संरचना के आधार पर देखें तो इसे भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण में डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक पर्यावरण में आपके स्थल मंडलीय पर्यावरण, लिथोस्फेरिक इन्वायरमेंट या वायुमंडलीय पर्यावरण, एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट, और तीसरा है जलमंडलीय पर्यावरण या हाइड्रोस्फेरिक इन्वायरमेंट आएगा। वहीं जैविक पर्यावरण के तहत 2 कैटेगराइजेशन हो सकता है। वनस्पतिक पर्यावरण मतलब फ्लोरल इन्वायरमेंट, और जंतु पर्यावरण फ्लोरल और फोनल इन्वायरमेंट। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखिएगा। वर्ष 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किया गया। और वहीं पे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ था? तो सितंबर 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पर्यावरण, वन एवं वन मंत्रालय का सृजन हुआ था सितंबर 1985 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? वर्ष 1986 में। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के विविध पक्षों को यदि देखें तो पर्यावरण को जो है 2 स्तरों पे, लघु स्तर और बृहद स्तर पर देखें तो बृहद स्तर पे आप वृक्ष के पर्यावरण को ले सकते हैं और लघु स्तर पे आप एक जीवाणु के पर्यावरण को ले सकते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण के जो मुख्य संगठक हैं इसमें क्या आता है आपका? ये इसमें जो मुख्य कंपोजिशन है वो है आपका अजैविक मतलब भौतिक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा आता है। इसी प्रकार से पर्यावरण को जो है संसाधन के कारक के रूप में देख सकते हैं और नियंत्रक के रूप में देख सकते हैं। मतलब पर्यावरण को दोनों रूप में, संसाधन के रूप में भी आप ले सकते हैं और नियंत्रक के रूप में भी पर्यावरण को आप समझ सकते हैं। और जो आप विभिन्न प्रकार के पर्यावरण देखते हैं तो इन विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में विभिन्नता का कारण क्या होता है? तो इसके जो कारण है उसमें है जलवायु परिवर्तन कारण, या मृदा के प्रकार में परिवर्तन कारण पर्यावरण परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से स्थलाकृति में अंतर होने से भी जो है पर्यावरण परिवर्तित होता है। जैसे कि आपका पहाड़ी पर्यावरण अलग होगा और स्थलीय मतलब जो मैदानी पर्यावरण होगा वो अलग होगा। अब यदि हम लोग पर्यावरण को थोड़ा सा और समझें तो कह सकते हैं कि पर्यावरण जो है ये जैविक अजैविक संगठनों से निर्मित एक संरचना है। दूसरी बात, यह जो है पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। और ये जो है पर्यावरण ये भौतिक एवं जैविक एक संकल्पना है। या इसी प्रकार से पर्यावरण जो है ये रचना है पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों की या तंत्रों से एक रचना है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर इसमें विभिन्नताएं होती हैं और कह सकते हैं कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। अब थोड़ा सा विकसित तथा विकासशील देशों की जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं आप देखेंगे तो भिन्न भिन्न है। ठीक है,
इसको आप विभिन्न पहलुओं पे देखें तो आप वायु के पहलू पे देखें तो विकासशील देशों में वायु को लेकर या वायुमंडल को लेकर के क्या दिक्कतें हैं। तो विकासशील देश जैसे भारत, यहाँ पे प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण की समस्या है। और विकसित देशों में क्या है, यहाँ पर भी वायु प्रदूषण की समस्या है, भूमंडलीय उष्मायन की या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, और आपका ओजोन रिक्तता या कह सकते हैं ओजोन डिप्लेशन की समस्या है। इसी प्रकार से भूमि और मृदा के संदर्भ में बात करें तो विकासशील देशों में आप देखेंगे तो मृदा अपरदन की, मरुभूमिकरण की अर्थात कह सकते हैं मरुस्थलीकरण की, कृषि के परिवर्तित रूप की ये समस्याएं हैं। और वहीं विकसित देशों में मृदा की हानि की, ठोस अपशिष्ट निपटान की, बदलते भूमि उपयोग, इससे संबंधित समस्याएं हैं। वहीं जल को लेकर देखें तो विकासशील देशों में पेयजल एवं सिंचाई जल का अभाव है, और वहीं पर विकसित देशों में अंतरास्थलीय एवं समुद्री जल का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं पादप तथा प्राणी को लेकर के यदि बात करें तो विकासशील देशों में वनोन्मूलन और वन क्षेत्र में कमी हो रही है लगातार, और वहीं पे विकसित देशों में इससे संबंधित जो समस्या है वो आनुवांशिक विविधता की हानि और फसल को हानि से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब हम लोग पर्यावरण के मुख्य संगठक कंपोजिशन की बात करें तो इसके आप 3 कंपोजिशन ले सकते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ठीक है, अजैविक में आपका आ जाएगा आर्द्रता तथा जल, तापमान, वायुमंडलीय गैसें, तुंगता या एल्टीट्यूड इसे इंग्लिश में कहते हैं, तथा स्थलाकृति। और वहीं जैविक के तहत आपके पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव, विघटक आ जाते हैं। और ऊर्जा में सौर और भूतापी दोनों प्रकार की ऊर्जा आ जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं मानव पर्यावरण संबंध को देखें तो देखिए, आप जो मानव के विकास की अवधि है इसको आप विभिन्न कालों में समझ सकते हैं। तो इसको मानव के विकास की जो अवधि है इसे हम 4 कालों में बांट लेते हैं, आखेटक एवं भोजन संग्रह काल, पशुपालन एवं पशुचारण काल, तीसरा है पौध पालन एवं कृषि काल, और चौथा है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकीकरण का काल। तो इसमें देखते हैं किस काल में मानव का स्वरूप कैसा रहा है और मानव पर्यावरण संबंध कैसा रहा है। जो पहला काल आता है आखेट एवं भोजन संग्राहक का काल, इसमें मानव का जो स्वरूप है वो भौतिक एवं जीवीय मनुष्य के रूप में रहता है। ठीक है, मतलब ये नेचर पर डिपेंडेंट रहता है। और यहाँ पे जो कारक कैसा होता है, ये एक कारक के रूप में कार्य करता है, फैक्टर के रूप में होता है। और दूसरा जो काल है आपका पशुपालन एवं पशुचारण का, तो इसमें क्या होता है, ये सामाजिक मनुष्य बन जाता है। पशुपालन और पशुचारण का जब काल आता है तो इस समय मनुष्य जो है सामाजिक मनुष्य हो जाता है इसका स्वरूप, और ये मॉडिफायर रूपांतर करता हो जाता है। चूंकि रूपांतर करता कैसे, जैसे जंगलों को काट करके ये खेत बना लेता है, तो एक प्रकार से क्या करता है, इन्वायरमेंट को या इन्वायरमेंट पे क्या करता है, अपने हिसाब से परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, वहीं तीसरा जो आता है आपका पौध पालन एवं कृषि का काल, इसमें मनुष्य जो है ये इसका स्वरूप कैसा हो जाता है, आर्थिक मनुष्य के रूप में हो जाता है, आर्थिक मनुष्य के रूप में। और यहाँ पर ये चेंजर का काम करता है, रूपांतर, मॉडिफायर, मतलब कुछ चीज़ों को बदलाव करता है, और यहाँ पे क्या करता है, पूरी तरीके से परिवर्तित ही कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तनकर्ता के रूप में होता है। और वही चौथा जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकीकरण का जो काल है जो वर्तमान में चल रहा है, यहाँ पर मनुष्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, प्रौद्योगिक मनुष्य का है। और यहाँ पर मानव पर्यावरण संबंध कैसा है, तो यहाँ पर जो मनुष्य है ये विध्वंसकर्ता के रूप में होगा, डिस्ट्रॉयर के रूप में। जो आप जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याएं देख रहे हैं वर्तमान में वो क्या है, ये मनुष्य के कारण ही है, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया, चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, नेचर से हद से अधिक नेचर का दोहन किया गया है, तो इस वजह से ये समस्याएं हैं। तो इस समय मनुष्य जो है किस रूप में है, मानव पर्यावरण संबंध जो देखेंगे तो किस प्रकार से विध्वंसकर्ता के रूप में है। अब बात करते हैं मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। तो मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा 6 अवधारणाएं मिलती हैं। एक कृतिवाद है, मानकीय दृष्टिकोण, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा और नवनियतवादी अवधारणा। जो वर्तमान में वो नवनियतवादी अवधारणा है। वहीं पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को देखेंगे 2 रूपों में देख सकते हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव और प्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है उसमें आपका औद्योगिक अपशिष्ट, ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में वृद्धि हो रही है, कृषि रसायनों का प्रयोग, भारी धातुओं का विमोचन, ये सभी अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं। जबकि प्रत्यक्ष प्रभाव, भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, निर्माण एवं उत्खनन कार्य, नाभिकीय कार्यक्रम, ये सभी क्या हैं, पर्यावरण पर मानव का डायरेक्ट प्रभाव है। अब बात करते हैं धारणीय विकास की। धारणीय विकास की बात करें तो धारणीय विकास, इसे धारणीय या सद विकास दोनों कह सकते हैं।
ये अवधारणा, इसकी अवधारणा क्या है? वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया विकास क्या कहलाता है? धारणीय सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख करके किया गया विकास। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का 3 रूपों में, मतलब न्याय संगत उपयोग करना, उसका संरक्षण करना और उचित प्रबंधन करना है। अब धारणीय विकास के बारे में और थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, इस शब्द की व्याख्या देखें शब्द के बारे में। तो धारणीय विकास जो कॉन्सेप्ट आता है आपका 1987 1987 में आता है। पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग का जो गठन होता है, मतलब जो सम्मेलन होता है, वहाँ पर ये हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर के रूप में जो ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आती, उस रिपोर्ट में इस हेडिंग के साथ में आवर कॉमन फ्यूचर के तहत ये आती है। तो देखिए, धारणीय विकास को आप ऐसे कह सकते हैं कि वह विकास जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, वही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास होता है। ठीक है, और सतत विकास शब्द का प्रयोग पहली बार जो है आपका प्रकृति संरक्षण संघ आयुष्मान की रिपोर्ट में होता है, विश्व संरक्षण रणनीति में। ठीक है, और पृथ्वी सम्मेलन जो आपका होता है वर्ष 1992 में, यहाँ पे इसे एजेंडा 21 रियो घोषणा के तहत आता है, और यहीं पे धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन दिया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग धारणीय, यहाँ पे धारणीय विकास के अंतर संबंध को थोड़ा समझें। तो देखिए, इसको आप, इसका जो अंतर संबंध है, इसमें आपका सामाजिक, संवहनीय, सहनीय, पर्यावरण, व्यवहार, आर्थिक, समतामूलक, ये सभी आ जाते हैं, और ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? समपोषणीय। ठीक है, तो देखिए, सतत, टिकाऊ या निर्वहनीय विकास का आशय जो है वो आर्थिक विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं टिकाऊ विकास से तो आवश्यक कुछ सूचनाओं की। पर्यावरण संबंधित सूचनाएं, देखिए इसमें जैविक अधिवास संबंधित सूचनाएं, प्राकृतिक संसाधन संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के संबंध में, मनुष्य व उसके क्रियाकलापों संबंधित सूचनाओं में देखें तो जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। वहीं सतत विकास के प्रमुख उद्देश्यों की यदि बात करें तो इसके उद्देश्य क्या हैं? पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियां, गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण करना, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता को बढ़ाना, उत्पादन अवसरों का विकास, ये सभी सतत विकास के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। तो इस ग्रीन इकोनॉमी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? वर्ष 1989 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के लिए पर्यावरणीय अर्थशास्त्रियों द्वारा तैयार हरित अर्थव्यवस्था के लिए मूल योजना, ब्लूप्रिंट फॉर अ ग्रीन इकोनॉमिक नामक रिपोर्ट में इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है एक निम्न कार्बन, लो कार्बन संसाधन कुशल एवं सामाजिक रूप से समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। मतलब वहां पे निम्न कार्बन उत्सर्जन हो, लो कार्बन उत्सर्जन हो। ठीक है, इसके 5 सिद्धांत हैं। इसमें आपका ग्रही सीमा, जन कल्याण, प्लेनेटरी बाउंड्रीज, जन कल्याण वेलबींग, सुशासन गुड गवर्नेंस, कुशलता एवं प्रचुरता इफिशिएंसी एंड सफिशिएंसी, और 5वां है न्याय अर्थात जस्टिस। तो इसके हरित अर्थव्यवस्था के तहत 5 सिद्धांत आते हैं: ग्रही सीमाएं, जन कल्याण, सुशासन, कुशलता एवं प्रचुरता और न्याय। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में कि सकल पर्यावरण उत्पाद क्या होता है। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो देखिए, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है ये वार्षिक आधार पर तय किया जाता है। वार्षिक आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में मानव कल्याण के लिए आपूर्ति की जाने वाली समस्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है वही क्या कहलाता है? सकल पर्यावरण उत्पाद। तो फिर से देखिए, वार्षिक आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में मानव कल्याण के लिए आपूर्ति की जाने वाली समस्त पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य सकल पर्यावरण उत्पाद या ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे सकल पर्यावरण उत्पाद जो है, सकल पर्यावरण उत्पाद अर्थात
GEP। इसकी संकल्पना जो है वर्ष 1997-98 में रॉबर्ट कास्टजा जैसे पारिस्थितिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया। यह जो है प्राकृतिक संसाधनों में हो रही वृद्धि के आधार पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करता है। प्राकृतिक संसाधनों में हो रही वृद्धि के आधार पर ये 4 प्राकृतिक संसाधनों का मौद्रिक मूल्यांकन करता है, वायु, जल, वन एवं मृदा का, तथा पारिस्थितिकी स्थिति मापन हेतु यह एक मूल्यांकन प्रणाली है। जो सकल पर्यावरण उत्पाद है, यह पारिस्थितिकी स्थिति मापन हेतु एक मूल्यांकन प्रणाली का कार्य करता है। सतत विकास संबंधित कुछ प्रमुख वैश्विक मानक पहलों की बात करें जो इनिशिएटिव लिए गए हैं सतत विकास से संबंधित, तो इसमें एक आता है आपका पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली शिया। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित मार्गदर्शन पुस्तिका है। इसी प्रकार से सकल राष्ट्रीय खुशहाली भूटान द्वारा विकसित किया गया है। और हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, खुशी सुखी ग्रह सूचकांक, इसका जारीकर्ता कौन है? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा। ये जो कुछ चीज़ें हैं या इनिशिएटिव हैं सतत विकास से संबंधित हैं। अब थोड़ा सा संधारणीय शहर के बारे में बात करें, सस्टेनेबल सिटी। तो देखिए सस्टेनेबल सिटी जो होगा आपका क्या है, ये शहरी नियोजन एवं शहर प्रबंधन के माध्यम से सामाजिक, पर्यावरण एवं आर्थिक प्रभाव को संबोधित करने के लिए डिजाइन या विकसित जो शहर होता है वो संधारणीय शहर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें न्याय संगत, संलग्न एवं शक्ति प्राप्त समुदाय होता है, स्मार्ट, हरित और जलवायु तटस्थ शहर होता है, स्वस्थ और जलवायु संबंध अनुकूल जीवन शैली होती है यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो ये आपका यहाँ पे करंट अफेयर से भी संबंधित है जो फैक्ट हैं। देखिए भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वहीं स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाणन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और चयनित गाँवों में भूजल स्तर चिन्हित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा ऐप विकसित किया है? जलदूत ऐप। भारत द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट की विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था 2022 तक। और भारत ने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का। और भारत में वन के बाहर वृक्ष पहल, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया इनिशिएटिव आरंभ किया गया हरियाणा राज्य के वन विभाग एवं यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के द्वारा। इसके अतिरिक्त स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अब यहाँ पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो 17 गोल्स हैं, उन 17 गोल को देख लेते हैं। परीक्षा में कई बार इससे पूछा जाता है कि कौन सा नंबर का गोल किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 17 गोल को हम लोग देखेंगे जिसे 2030 तक प्राप्त करना है। तो इसमें देखिए पहला है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में से समाप्ति। पहला जो गोल है वो है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति। ये आपका पॉवर्टी से नो पॉवर्टी, ये है ना पहला, नो पॉवर्टी। अगला है जो है दूसरा भूख की समाप्ति। खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण प्राप्त करना एवं टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, मतलब जीरो हंगर। तीसरा है सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ाना। ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है समावेशी एवं न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना, मतलब ये क्वालिटी एजुकेशन संबंधित है। पांचवा लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना, तो पांचवा जो है वो जेंडर इक्वलिटी संबंधित है। छठा सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, तो छठा जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से है। सातवां जो है आपका वो सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, तो सातवां जो है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी संबंधित है। और आठवां है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित है। और नौवां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी आधुनिकीकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। 10वां जो है आपका वो है देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना, रिड्यूस इनइक्वलिटीज है। 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वां है आपका स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, अर्थात रिस्पॉन्सिबल
कंजप्शन एंड प्रोडक्शन से संबंधित है। 13वां है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। तो 13 जो है ये आपका क्लाइमेट एक्शन संबंधित है। 14 नंबर का जो है महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। तो 14 नंबर जो है लाइफ बिलो वाटर। 15 नंबर है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनी प्रबंधन, वनस्थितिकरण का सामना और भूमिक्षय को रोकना तथा ठीक करना, और जैव विविधता क्षति को रोकना है। ये है आपका लाइफ ऑन लैंड। 16 नंबर है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा देना है। तो 16 नंबर जो है आपका वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है। 17 नंबर जो है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। तो कह सकते हैं ये जो है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स जो 17 नंबर है। ठीक है, तो ये 17 जो गोल्स है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। जैव भू रासायनिक चक्र, तो पहले समझ लेते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है। तो देखिए, यह जैव मंडल में जीवधारियों एवं पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह है। क्या है ये? जैव मंडल में जीवधारियों एवं पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रभाव जो है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसको अन्य नाम जो है इसे पोषण चक्र भी कहते हैं। पोषकों का जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है, सर्किल फॉर्म में होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र में आपके जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र आते हैं। वहीं अवसादी चक्र, सेडिमेंट्री चक्र में 2 आते हैं, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बन चक्र की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन चक्र की। तो कार्बन चक्र से आशय क्या है? कार्बन चक्र है क्या? तो देखिए, कार्बन का निष्कर्षण तथा इसके पर्यावरण में वापस लौटने तक की चक्रीय प्रक्रिया, कार्बन का निष्कर्षण तथा इसके पर्यावरण में वापस लौटने तक की जो चक्रीय प्रक्रिया है वही आपकी कार्बन चक्र कहलाती है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं उपापचय, अपघटन, दहन और अपघटन। ठीक है, तो ये चरण है इसके। कौन कौन से? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं उपापचय, अपघटन और दहन। तो कार्बन चक्र के बारे में, पहले कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कार्बन जो है ये विभिन्न अवस्थाओं में मिलता है। विभिन्न अवस्थाओं में कैसे? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल में घुलनशीलता के रूप में मिलता है और भूपटल पर मिलता है। इसके अतिरिक्त ये अपर रूप और अक्रिस्टलीय अपरूप के रूप में, अपरूप के रूप में, क्रिस्टलीय अपरूप के रूप में ये ग्रेफाइट, हीरा एवं फ्लोरीन के रूप में मिलता है। और अक्रिस्टलीय अपरूप के रूप में के फॉर्म में देखें तो लकड़ी का कोयला, काजल, शर्करा, चारकोल इत्यादि। इसका जो पुनर्चक्रण होता है वो जल के ही समान विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्रिसाइकिल होता है। तो देखिए, इसी को यहाँ पर जो है चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। आत्मपोषी जो ऑटोट्रॉपिक पौधे होते हैं, मतलब जो स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं पौधे, अर्थात प्राथमिक उत्पादकों द्वारा कार्बन जो है वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण की जाती है। ठीक है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे पौधों के द्वारा जो है वो ग्रहण किया जाता है। और विविध पोषी जो हेट्रोट्रॉपिक जीव होते हैं वो कार्बन को विभिन्न कार्बनिक स्रोतों जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अमीनो अम्ल, पेप्टोज, सेलुलोज आदि के रूप में आदि से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल की मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड सभी सजीवों के शरीर में उपस्थित समस्त कार्बन का स्रोत व अकार्बनिक कार्बन का मुख्य ग्राही है, जो जल में घुलने पर कार्बनिक अम्ल बनाती है तथा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कच्चे माल का कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो उसके लिए एक कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करती है। और यह सभी प्रकाश संश्लेषी व रसायन संश्लेषी जीवों द्वारा उपयोग की जाती है। मूलतः सभी प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे, वही हैं पेड़ पौधे आपके, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकरण करते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि जीव जब मृत हो जाते हैं तो जीवों के मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से कार्बन पुनः भौतिक वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है। तो देखिए, होता क्या कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड आपका विभिन्न तरह से आता है। देखिए, आपका जो इंडस्ट्रीज है, जो आपके गाड़ियाँ चल रही हैं, इन सभी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये आपका वायुमंडल में जाता है। इसके अतिरिक्त जो जानवर होते हैं इनके श्वसन के द्वारा और जो मृत जीव होते हैं उनके अपघटन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाता है।
और इस वायुमंडल को, जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होता है, इसे पौधे जो होते हैं, जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इसको ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या बनाते हैं, जो भोजन होता है, जल और वाटर रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती है। अब जल चक्र की बात में, जल देखिए, जो जल का फार्मूला H2 होता है, ये एक चक्रीय संसाधन है। जल जो है चक्रीय संसाधन है। तो इसमें क्या होता है, इसका वाष्पीकरण होता है, जो जल के स्रोत हैं जैसे कि समुद्र है, नदी है, तालाब, यहाँ से जल का वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन के माध्यम से फिर क्या होता है, बरसात होती है और पानी नीचे आता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये चक्रीय संसाधन है। इसका स्रोत क्या है, अवक्षेपण के माध्यम से, वर्षा, हिम, ओस इत्यादि के माध्यम से अवक्षेपण होता है। धरातल का लगभग 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। जल चक्र को चलाने के लिए जो मुख्य चालक बल है वो है सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण। ये दो मुख्य चालक हैं और इसमें निहित प्रक्रियाएं क्या हैं, वाष्पीकरण के और संघनन। तो क्या होता है, जो जल स्रोत हैं इनका वाष्पीकरण के माध्यम से ये वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में बादल बनते हैं। बादल जो है जब ये और ऊपर जाता है, तो चूंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे वायुमंडल में, तो क्या होता है, तापमान जो है वो कम होता जाता है। तापमान आपका क्षोभ मंडल में कम होता जाता है। तो जब कम होता जाएगा तो जो बादल हैं वो क्या होगा, संघनित बादल बनेंगे, और जब वो संघनित होंगे तो भारी हो जाएंगे, उसमें जल की बूंदें क्या होती हैं, कलेक्ट हो जाती हैं, और वो बरसात के फॉर्म में या ओले के फॉर्म में वो नीचे जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका चक्र जो है वो चलता रहता है। और जल जो है आपका, जो श्वसन, जो हम आप या जो जीव जंतु या कह सकते हैं जो जानवर श्वसन लेते हैं, तो उसमें हमारे श्वसन के दौरान जो है वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलते हैं और वो वायुमंडल में जाता है। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो देखिए, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, जल चक्र में। और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, जिसे हिंदी में जलमंडल कहेंगे, में जल की विभिन्न गतिविधियां को दर्शाता है क्या, जल चक्र। और वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है कार्बन चक्र। मूल रोम की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है, मूल रोम की कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने का कारण क्या होता है, पैक्टिन होता है। और मूल रोमों की कोशिका भित्ति कार्य करती है पारगम्य कला की तरीके से। टिकाऊपन विकास का, या कह सकते हैं इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का संबंध किससे है, नवनियतवादी अवधारणा से है। अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। तो नाइट्रोजन चक्र यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से समझाया गया। पहले हम लोग नाइट्रोजन चक्र, थोड़ा नाइट्रोजन के बारे में देखें। तो नाइट्रोजन को देखें यदि, तो वायुमंडल में लगभग 78.08% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य अंग होता है, अनिवार्य अंग या अनिवार्य घटक कह सकते हैं, तथा पौधे एवं जंतु इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन को जो पौधे और जंतु है सीधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए, एमिनो अम्ल, प्रोटीन एंजाइम, नाइट्रोजनी क्षारों, हाइड्रोजन ग्राही न्यूक्लिक अम्लों, ATP, साइटोक्रोम, विटामिन, वृद्धि हार्मोन व एक एल्केलाइड के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही पत्तियों में प्रकाश संश्लेषणी वर्णकों, जो क्लोरोफिल होता है, उसके निर्माण में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसकी कमी का क्या प्रभाव होता है नाइट्रोजन की, तो पुरानी पत्ती जो होती है उसमें हरिमहीनता, मतलब वो पीले पड़ जाते हैं, पत्तियां का शीघ्र गिरना जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, अवरोधनी वृद्धि होती है, पुष्पन में विलंब होता है, जल्दी उसमें पुष्प नहीं खिलते, ये नाइट्रोजन कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जब नाइट्रोजन की कमी होती है। जो नाइट्रोजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र के कुल 5 प्रक्रियाएं होती हैं। तो देखिए, ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण से प्रारंभ होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, फिर उसका नाइट्रीकरण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, अमोनियाकरण होता है, और अमोनियाकरण से विनाइट्रीकरण, और ये फिर नाइट्रोजन चला जाता है आपका वायुमंडल में। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, जो आपका वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो ग्रहण किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और उसका नाइट्रीकरण होता है, फिर स्वांगीकरण, फिर अमोनियाकरण होगा, और अमोनियाकरण के बाद विनाइट्रीकरण के बाद क्या होता है, वो फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होकर के वायुमंडल में चला जाता है। यहाँ एक शब्द याद रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, ये गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है। ठीक है, और यहां ध्यान रखिएगा कि जो पौधे होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को सामान्यतः मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं।
तो जो नाइट्रोजन होगा वायुमंडल का वो आपका क्या होगा, वो पृथ्वी में जाएगा। पृथ्वी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। ये देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा या जो नाइट्रिक बैक्टीरिया हैं ये मृदा में लिया जाता है और इसको अमोनिया के बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रेट के फॉर्म में ही, जो नाइट्रेट के फॉर्म में उसे ही पौधे ग्रहण करते हैं और बाद में जो पौधों से ये अन्य जंतुओं में जाएगा। जो मृत पौधे व जंतु होते हैं इनका अपघटन होता है, अपघटन से अमोनिया बनेगी। अमोनिया से या तो ये नाइट्रिक बैक्टीरिया के द्वारा फिर से ये नाइट्रेट के फॉर्म में अन्य पौधों के द्वारा ले ली जाएंगे, या यहीं पे अमोनिया का बी नाइट्रिकृत बैक्टीरिया के द्वारा ये नाइट्रोजन में जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा और फिर से वो जो है आपका वायुमंडल में चला जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ फैक्ट को याद रखिएगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में पेड़ पौधे ही सहायक होते हैं। तथा वनों को एक अन्य नाम से जानते हैं, किससे, हरे फेफड़े के नाम से। वनों को हम लोग हरे फेफड़े भी कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के वायुमंडलीय स्थिरीकरण में जो सहायक गतिविधियां हैं, जो स्थिरीकरण में, ठीक है, स्थिरीकरण में क्या होता है, गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होता है या परिवर्तन होता है। तो बिजली का चमकना, दहन, ज्वालामुखी गतिविधियां आदि के द्वारा नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण में ये सहायक गतिविधियां हैं। और विनाइट्रीकरण द्वारा भूमि से नाइट्रोजन का ह्रास होता है। जो विनाइट्रीकरण होता है इसके द्वारा भूमि से नाइट्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, क्योंकि यहाँ से विनाइट्रीकरण के माध्यम से नाइट्रोजन मुक्त होकर के वायुमंडल में चली जाती है। तो किस प्रकार से, मौसमी बाढ़ अथवा अधिक सिंचाई के कारण जो होता है नाइट्रोजन का ह्रास होता है। पौधे नाइट्रेटों को बदल देते हैं किसमें, अमोनियो एसिड में। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से होता है, यह औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से प्रारंभ होता है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यावरण को विकास से जोड़ा गया था, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी 1969 से 1974, इसमें जो है पर्यावरण को विकास से जोड़ा गया था। यहाँ पे थोड़ा सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसके बारे में हम लोग ऊपर बात की थी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक गैसीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है। जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसका जो पहला स्टेप होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है दो के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से होता है और नील हरे शैवाल के माध्यम से। तो जो जीवाणु है, कौन कौन से जीवाणु, तो इन जीवाणु में, जो जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें आपके उन जीवाणु में क्लॉस्ट्रीडियम, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लेबाशिरला और रोडा स्पाइरलम आते हैं। वहीं नील हरित शैवाल में कौन कौन से आते हैं, नोस्टाक, एनाविना, ओलोसीरा, ग्लियोट्राइका और रिबुलेरिया। ये सभी आपके नील हरित शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अब नाइट्रोजन चक्र में जो शामिल अभिक्रिया हैं, तो 4 स्टेप में ये अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, देखिए, पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थायीकारी जीवाणु के द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट होगा। फिर कार्बनिक नाइट्रोजन जो होता है ये अमोनिया, इसका अमोनिया कण होता है, अमोनिया कण के माध्यम से अमोनिया में कन्वर्ट होता है ये। फिर अमोनिया जो है इसका नाइट्रिकारी जीवाणु की तरह नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो नाइट्रेट जो होता है, इस नाइट्रेट को ही पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यही नाइट्रेट इसका विनाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है इसको। तो इस प्रकार से ये चक्र आपका चलता है 4 स्टेप में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र के बारे में। ऑक्सीजन चक्र के बारे में यदि देखें तो पहले थोड़ा सा ऑक्सीजन के बारे में समझ लेते हैं। ऑक्सीजन, जिसको हम लोग O2 से डिनोट करते हैं, ये भूप्रपटी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व होता है। इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो 46.6% है, ठीक है। 46.6% जो है ये आपके भूप्रपटी में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि भूप्रपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो उसमें आपके ऑप्शन होते हैं ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, आयरन है, तो ऑक्सीजन है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन यदि तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। वायुमंडल में ये जो है आपका नाइट्रोजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो भाग है या कंपोजिशन में सबसे बड़ा भाग है वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन का है नाइट्रोजन के बाद। 20.95% या 20.95% है। रासायनिक रूप से यदि इसको देखें तो कई फॉर्म में है। जल ऑक्सीजन जो है रासायनिक रूप में ये आणविक ऑक्सीजन के रूप में O2 के फॉर्म में, जल के फॉर्म में H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। और वहीं भूप्रपटी के धातु एवं सिलिकॉन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में ऑक्सीजन जो होता है ये रासायनिक रूप में होता है। इसके अतिरिक्त खनिजों के अन्य रूपों में भी ये मिलता है।
ये किसका, ये बहुत सारी चीज़ों का आवश्यक घटक है, जैसे कि जो जैविक अणु है, जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा आदि का ये आवश्यक घटक है। इसके साथ ही वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग जो है आपके श्वसन, दहन, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति की कोई चीज़ बर्न नहीं होती, जलती नहीं, आग नहीं लगेगी, ठीक है। तो श्वसन में इसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में होता है। और वायुमंडल में वापसी कैसे होती है? वायुमंडल में तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो ऑक्सीजन में और जल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्भेदन, जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो वहाँ पे भी जो है आपका ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो थोड़ा सा ऑक्सीजन चक्र के बारे में थोड़ा सा और देखें तो देखिए, परितंत्र में ऑक्सीजन की महती भूमिका होती है। श्वसन क्रिया के दौरान जीवों द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल से लिया जाता है। इसका निर्माण स्थलीय परितंत्र के स्वापोषित हरे पौधे तथा सागरीय परितंत्र के पादप प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्भेदन तथा खनिज ऑक्साइड के न्यूनीकरण द्वारा भी वायुमंडल में पहुंचती है। और यह जो है यह ऑक्सीजन चक्र को कार्बन चक्र से भी जोड़ने का कार्य करता है। तो आप देखेंगे, एक फैक्ट और याद रखिए, ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण है। तो ऑक्सीजन चक्र में क्या होता है, देखिए, श्वसन के माध्यम से हम लोग वायुमंडलीय ऑक्सीजन को श्वसन के माध्यम से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल देते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और फिर प्रकाश संश्लेषण के बाद क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्र जो है वो चलता रहता है। कुछ फैक्ट देखें हम तो देखिए, दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम है। वहीं ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण है। ऑक्सीजन चक्र को जोड़ता है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन चक्र को जोड़ता है किससे? कार्बन चक्र से जोड़ता है। वहीं कुछ बैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया बाधित होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति से। वायुमंडल में ऑक्सीजन निवास समय, जो इसका मतलब निवास समय रहने का वो कितना है? 2000 वर्ष लंबा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की निवास समय 300 वर्ष से अधिक होता है। कुछ बैक्टीरिया जहरीले हो जाते हैं ऑक्सीजन से। श्वसन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, उपचयी प्रक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की जैविक उपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाती है। और वहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से, H2O से। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निर्मित ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्राप्त होती है कहाँ से? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश संश्लेषण जो है लगभग द्वारा उपयोग होता है पृथ्वी पर कुल प्रकाश का, फिर से पढ़िए, पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण द्वारा उपयोग होता है। मतलब जितना भी प्रकाश आता है उसका केवल 2 से 3% हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। वहीं जीव के समस्त अणुओं का लगभग 70% भाग जो निर्मित होता है ऑक्सीजन से। जीव के समस्त अणुओं का लगभग 70% भाग वो ऑक्सीजन से निर्मित होता है। अब सल्फर चक्र को देखें तो सल्फर चक्र के बारे में पहले, सल्फर के बारे में पहले देख लेते हैं। सल्फर देखिए कहाँ मिलता है? ये वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। ज्वालामुखी विस्फोट में, जीवाश्म के दहन में, महासागर की सतह पर ये उपस्थित होता है। इसकी प्रकृति में देखें तो ये प्रकृति में जो है कार्बनिक रूप में, अकार्बनिक रूप में और चट्टानों में ये मिलता है, ठीक है। और वहीं पे इसका निष्कर्षण कैसे होता है? अपक्षय क्रिया द्वारा भूमि में जल के साथ विलयित होकर के इसका निष्कर्षण होता है। और निर्माण में सजीवों द्वारा इसका निर्माण में उपयोग होता है। किसके निर्माण में? तो अमीनो अम्ल के, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन के निर्माण में सजीवों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तो था सल्फर। अब सल्फर चक्र के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को यदि देखें तो सल्फर यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलते हैं फास्फोरस पे, ठीक है। तो देखिए फास्फोरस पहले देख लेते हैं। फास्फोरस वायुमंडल में गैस के रूप में बहुत कम विद्यमान होता है। प्राकृतिक भंडार जैसे चट्टानों में फास्फेट के रूप में मिलता है। और इसकी मुख्य भूमिका जीवों के जैविक झिल्लियों, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। और इसका निर्माण में आप देखें तो कवच, अस्थियाँ, जो ऐसे जीव होते हैं जिनमें कवच पाए जाते हैं, जैसे कि
आपका कछुआ हो गया, अस्थियां हैं, दांत, इनके निर्माण में। और इसका निष्कर्षण जो होता है आपका चट्टानों के अपक्षय के द्वारा, अपक्षय और अपरदन के द्वारा, तथा जैविक पदार्थों के जीवाणु एवं कवक द्वारा विघटन से। और घटक किसके हैं ये? तो जीव द्रव्य पदार्थों जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, सह एंजाइम के ये घटक हैं। मानव निर्मित पारतंत्र के घटक हैं, रासायनिक उर्वरक के घटक हैं। ठीक है, फास्फोरस चक्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें तो देखिए, यहाँ कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण चट्टानों में फास्फेट के रूप में होता है, और फास्फोरस को पौधे जो हैं मृदा से अपनी जड़ों द्वारा आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि जीवों में फास्फोरस का गैसीय विनिमय जो होता है, जीवों में फास्फोरस का गैसीय विनिमय न के बराबर होता है। और श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा होता है? आयरन, Fe। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व कौन सा है? मॉलिबेंडनम है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला तत्व आपका मॉलिबेंडनम है। सर्वाधिक नत्रजन की मात्रा वाली उर्वरक कौन सी है? निर्जल अमोनिया। सर्वाधिक नत्रजन की मात्रा वाला उर्वरक निर्जल अमोनिया है। वहीं अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन जो होता है पाई जाती है 26.17%। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं नाइट्रोसोमोनास समूह के जीवाणु, तथा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं नाइट्रोवैक्टर समूह के जीवाणु। फलों को शीघ्रता से पकाने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? फास्फोरस होता है। और मृदा से नाइट्रेट का समाप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण कहलाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में होने वाला जो रोग होता है उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथाइनोग्लोबोनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।